नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत स्वागत है। इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह पटेल अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कहा जाता है कुछ समीकरण ऐसे बदल गए हैं कि डॉक्टर एसपी सिंह पटेल चुनाव में मुख्य रूप से आगे चल रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह पटेल से मुलाकात हो गई। व्यस्त समय में से उन्होंने अपना समय दिया है, हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका एक बार हमारे टॉक शो में और स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर। आप कितना मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, सुबह कितने बजे निकल जाते हैं? सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक तो निकल जाता हूँ। और अगर विद्यालयों में भ्रमण का कार्यक्रम है तो जो 1 से 1.5 घंटा का समय मिलता है, उसमें कोशिश रहती है कुछ अध्यापकों से, कुछ प्रधानाचार्यों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हो जाए विद्यालय से पहले 7-7:30। तो सर, खाना वाना, लंच वंच कैसे, कहाँ क्या करते हैं? अब ऐसे में तो अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी खाने का जो प्रक्रिया प्रॉपर विधायक बनने के बाद ही चालू होगा? नहीं, समाज सेवा में अगर कोई है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। ये है कि सिस्टम बनाया जाएगा, अभी सिस्टम उतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो कभी देर हुआ तो लंच पैकेट कोशिश किया जाता है कि अपना घर से बनवा के ले जाए। अच्छा सर, आप विधायकों को जा रहे हैं, शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं, प्रधानाचार्यों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को क्या सपोर्ट मिल रहा है लोगों से? समाजवादी पार्टी के प्रति भरोसा है लोगों का। जो सबसे बड़ी ताकत है वो भरोसे की है। और समाजवादी पार्टी के बारे में कहावत है कि ये पार्टी या इनके जो लोग हैं, जो बोलते हैं वह करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करते हैं। तो हम लोगों का जो घोषणा पत्र है उस पर जब बात करते हैं, लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, यही लोग हैं जो कर सकते हैं। मैं घोषणा पत्र की बात करूंगा। आज आप लोग जाते हैं तो आज हम लोग देख रहे हैं, शिक्षक निर्वाचन में बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ, शुरू से कवर कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी समस्या 2 जगह है। वित्त विहीन शिक्षकों की तो कई समस्या है। हाँ। जिसमें उनको उचित मानदेय की समस्या है, उनके सेवा नियमावली की समस्या है, उनके जो है क्या कहते हैं कि और सुरक्षा की समस्या है, पुरानी पेंशन की समस्या है, तथा टीचरों की समस्या है। मतलब ये सारी, यहाँ तक कि टीचरों के ट्रांसफ़र की समस्या है। और आप लोग एक मांग कर रहे हैं आरक्षण का, उसमें कर्मिक आरक्षण 15 प्रधानाचार्य पद पे ऐसा कुछ है ना। मैं वित्त विहीन शिक्षकों की बात करूँ, 1986 में जब ये सुविधा हुई 2 साल के लिए, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं सॉल्व हो रही है? सॉल्व होने का कोई आपको आसार दिख रहा है या सपा कर सकती है? जब यह व्यवस्था शुरू की गई, ये संख्या बहुत ही कम थी। धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती है तो समस्या भी बढ़ती है। तो जब समस्या बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने ही समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले सोचा। तो कम से कम एक जो नींव रखने का काम किया गया तो समाजवादी पार्टी द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार के घोषणा पत्र में, या पिछली बार पार्टी ने जो 1000 करोड़ रुपया का, नहीं माफ करिएगा, 200 करोड़ का बजट दिया था। 1000 रुपये प्रतिमाह लगभग एक शिक्षक ऊपर पड़ रहा था। तो एक शुरुआत थी। उस शुरुआत के बाद फिर पार्टी आगे की सोची। इस बार के घोषणा पत्र में आप लोगों को पता होगा कि पिछली बार और इस बार में 5 गुना की बढ़ोतरी की गई। तो एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है कि हमारे अगर वित्त विहीन शिक्षक साथी को जो पिछली बार 1000 रुपया प्रतिमाह पड़ रहा था और इस बार 5000 रुपया किया गया, तो निश्चित रूप से एक शिक्षकों के लिए एक बहुत ही अच्छा और बड़ा संकेत। ये पुरानी पेंशन की मांग भी जो है कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक के अलावा और भी कर्मचारी हैं। कल भाजपा के एक नेता ने कहा कि पुरानी पेंशन भाजपा ही बहाल करेगी। कितना मानते हैं? सही है? अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाजपा सरकार में 2004 में पूरे देश में पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई और इसको दूसरे तरीके से परिभाषित किया गया, विज्ञापित किया गया और बताया गया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था से बढ़िया नई पेंशन व्यवस्था है। तो उसका बैड इम्पैक्ट उस समय पता नहीं चला, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे भाई गलत तरीके से बताया गया। इस तरीके से इन्होंने किसान बिल के बारे में अभी बता रहे हैं, जीएसटी के बारे में बता रहे हैं, नोटबंदी के बारे में, उसी तरीके से उस समय बताया गया। लेकिन धीरे धीरे जब 1 दशक के बाद कुछ लोग रिटायर होने लगे तो बहुत सारे संगठन इस पे दबाव बनाने लगे, उनका दबाव वाजिब।
अब हाल में देखा जाए पिछले 4-5 सालों में कुछ लोग रिटायर हुए तो किसी की पेंशन 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया। तब सारे कैलकुलेशन के बाद आँख खुली कि नहीं है तो बहुत ही घातक है। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी संस्था में कोई भी शिक्षक या कर्मचारी 2 दशक 3 दशक तक या कहें कि वो अपनी जवानी दे दे, उसके बाद उसको हैंड टू माउथ रहना पड़े, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा सर, ये बताइए, क्या एक एमएलसी वो सदन में अपनी सारी बात मनवाने की ताकत रख सकता है? 18 साल से तो वर्तमान विधायक यही बातें सब उठा रहे हैं। सारी बातें तो मनवाने में सक्षम नहीं है, वह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी का कोई विधायक और विधान परिषद सदस्य एक सामान्य विधायक और विधान परिषद सदस्य नहीं होता। उसके पीछे एक पूरी पार्टी है, उसके पीछे एक पूरा तंत्र है, और कहीं न कहीं से एक विपक्ष है तो उसका दबाव रहता है सत्ता पक्ष ऊपर। तो निश्चित रूप से एक निर्दलीय जो विधायक होगा और समाजवादी पार्टी का, दोनों बहुत अंतर होता है। अच्छा सर, ये बताइए, कभी कभी कहा जाता है कि जो है प्रबंधकों के ऊपर कुछ दबाव पड़ रहे हैं, या जो है प्रबंधक के कहने पर टीचर वोट करता है, ये क्या सही है कि प्रबंधक के कहने पर टीचर वोट करता है? कुछ हद तक सही है, लेकिन ज्यादातर सही नहीं है। भाई प्रबंधक के गुड फेथ में जो हैं, या फिर किसी तरीके से प्रबंधक के दबाव में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, या जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रबंधक की बातों को मानना पड़ता है। लेकिन हमारे परिचित में ऐसे बहुत सारे प्रबंधक हैं कि जो अध्यापकों को एकदम से उनको स्वतंत्र छोड़े हैं कि आप अपने विचार के आधार पे, अपनी सोच के आधार पे आप अपना मतदान करिए, फिर आप। मैं वेतन पर बहुत आप लोग बात करते हैं, वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन कम मिलता है। वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन कैसे मिलेगा? आप किससे मांग करना चाहते हैं, सरकार दे या प्रबंधक दे? और जहाँ तक वित्तविहीन शिक्षकों की बात है तो उनके ऊपर पूरी शिक्षा का लगभग 80% भार उनके ऊपर है, और निश्चित रूप से सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा। और कुछ न कुछ भाग, हम लोग नहीं कहते कि कम से पूरी वेतन दें, लेकिन एक जो समान कार्य के लिए समान वेतन है या न्यूनतम मजदूरी शब्द है, उसके आसपास जरूर होना चाहिए कि हमारा एक शिक्षक जो उच्च शिक्षित है, बिल्कुल। एक तरफ हम एडेड के अध्यापक को देखते हैं। सेवा नियमावली की भी बात है, सेवा नियमावली वित्तविहीन शिक्षकों क्यों नहीं होती है? नहीं, सेवा नियमावली तैयार होनी चाहिए, और हमारी पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में रखा था। हम लोगों ने एक्चुअल में हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी में भी बेहतर और विधिवत तरीके से बताने वाले लोग उतने नहीं देखे, जो मेरा मानना है। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने इन सब चीज़ों को रखा बारीकी से, तो उन्होंने एहसास किया इस चीज़ को कि जब तक सेवा नियमावली नहीं होगी, हमारा कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण संस्था में अगर पढ़ाता है, फिर वहाँ से छोड़ के दूसरी में जाता है, तीसरी में जाता है, उनका कितना शिक्षण अवधि रही वो सरकार की नज़र में होना चाहिए कि एक शिक्षक अपने जीवन काल में अगर सपा की सरकार बनी होती तो बहुत सी सहूलतें हो गई। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। अच्छा चलिए, चुनाव के बारे में बात करता हूँ। चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है पूरे 10 जिले का? 10 जिले में आप जा रहे हैं जी। यह चुनाव कई चरण का हो गया है, और कहें कई बिंदुओं पर है। सबसे पहले मैं जिस बैनर तले हूँ, एक बड़ा प्लेटफार्म है, और मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि एक गरीब किसान के परिवार से होते हुए मैं सामान्य प्रवक्ता हूँ, और पार्टी ने बहुत कुछ सोचकर मुझको प्रत्याशी बनाया। उसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस भरोसे पर कि मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, और एक दूसरी तरफ ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ने वाले हैं जो भारी भरकम, जिनका कहीं न कहीं से हस्ती है, तो उनके सामने सिर्फ इस बात से हमको उतारा गया कि समाजवादी पार्टी का एक अच्छा इतिहास रहा, और हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में पूरे प्रदेश में, चूँकि मैं शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव रहा, तो शिक्षकों की समस्याओं से अवगत हुआ, और समाजवादी पार्टी के पटल पर प्रमुखता से रखने का काम करता रहा। तो पार्टी को भरोसा था, यह लोग जो बात बोलते हैं, करते हैं, पूरे मन से करते हैं, और शिक्षकों के बीच में कहीं न कहीं से ठीक है जुड़े हुए हैं। तो इस भरोसे के साथ मुझको पार्टी मिलता है। पिछली बार आपकी पार्टी से अशोक कुमार राठौर थे, इस बार उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इसका नुकसान नहीं होगा? यह लोकतंत्र है,
और यह व्यक्तिगत निर्णय है। राठौर जी भी समाजवादी पार्टी से शुरू में टिकट मांग रहे थे, आवेदक थे। और जितने भी आवेदक रहे हैं सभी लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम जी के पास सब लोग एक मीटिंग किया गया, तो बैठा गया था और सर्वसम्मत से यही हुआ था कि जिनको टिकट मिलेगा सभी लोग मिलकर समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन कोई भी प्रत्याशी जब वह क्षेत्र में जाता है तो बहुत सारे लोग दबाव बनाते हैं उनके समर्थक कि नहीं आपको मिला होता तो आप ऐसे लड़ते वैसे लड़ते, तो तमाम विचारधाराएं बीच में बदल जाती हैं। तो माननीय अशोक राठौर जी, अब उनका निर्णय है, मैं कह नहीं सकता। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे होता क्या है कि आप लोग जब टीचर मुद्दे बताते हैं कि विभिन्न टीचरों के मानदेय का मुद्दा हुआ, तदर टीचरों का मुद्दा हुआ, ट्रांसफ़र का मुद्दा हुआ, ये सब मुद्दों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी जी हैं वो टीचरों से क्या कहते होंगे, हम क्या करेंगे? मुझे भी सुनाई देता है कि बीच बीच में फ़ोन भी आ रहे हैं उनकी तरफ से कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, आपकी तकलीफों का ठीक है समाधान किया जाए। टीचरों के पास फोन हाँ, तो अध्यापक पूछते हैं कि आप ही बताओ मेरी तकलीफ क्या है, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल लोगों को लगा रखा है, एक स्क्रिप्ट दे दी है तैयार करके, तो बोलते हैं। तो जब अध्यापक हमारे पूछते हैं कि तकलीफ क्या है तो बता नहीं पाते हैं कि सर जो भी तकलीफ होगी, लेकिन वो बता नहीं पाते। इसी तरीके से इनके जो वक्ता हैं भाई बोलने के लिए बोल देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे किसी का भरोसा नहीं है कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। इनका इतिहास रहा है कि ये चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे, लेकिन चुनाव के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि बनारस के आसपास मीटिंग किए थे तो बोले थे कि शिक्षा मित्रों की जो समस्या है वो हमारी समस्या है, मैं दूर करूँगा। आज बड़ा दुख होता है कि हमारे आपके ही बीच के शिक्षा मित्र हैं, लगभग 2500 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं या अवसाद से मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वित्त विहीनों के बारे में भी यह सरकार बोलती थी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1000 रुपया मानदेय की घोषणा की थी तो इसको भीख बोलते थे, खुद तो बढ़ा देना। हाँ, तो उम्मीद अध्यापक हो गई थी कि इसको अगर ये पार्टी भीख बोल रही है तो सत्ता में आने के बाद ज़्यादा कर देगी। लेकिन आप देख रहे हैं 6 साल हो गया इनको, मैंने 98 भी वित्त विहीनों को नहीं दिए, बल्कि समय समय पे इनके साथ शोषण एवं अत्याचार भी करते। अच्छा सर, और क्या क्या मुद्दे हैं वित्त विहीनों को के अलावा? जी, हमने एक मुद्दा सुना था सेल्फ सेंटर का, एडेड विद्यालयों में सेल्फ सेंटर बनाने पर दिक्कत हो रही है, ऐसा क्या है? सेंटर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ। और सेल्फ सेंटर वहीं बनाए जाते हैं जहाँ खास तौर से गर्ल्स हैं, उनके सेल्फ सेंटर रहते हैं, वो पॉलिसी सही है। लेकिन इसमें जहाँ तक आप सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर में भी बड़ा खेल होता है भाई, अपने चहेतों को बनाना, पुराने सेंटर्स कटना। अगर उनको लगता है कि ये कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रबंधक हैं तो उनको जो है दूर करना, उनके सारे मानक। भेदभाव का जो आरोप लगा रहे हैं ये तो पहले भी रहा होगा जब सपा सरकार थी। नहीं, भेदभाव सपा सरकार में नहीं थी। अच्छा। आप उठा के देख लीजिए, सेंटर सभी के बनते थे और मानक पे बनते थे। चलिए सेंटर का मुद्दा मैं छोड़ता हूँ, और क्या मुद्दे हैं? मुद्दा वित्तविहीन को छोड़ के, वित्तविहीन को छोड़ के एक प्रधानाचार्य की भर्ती, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और यह मुद्दा जो है मुद्दा नहीं बन पाता। जैसे भी 2013 का वैकेंसी क्लियर हुई थी, माने आप सोचिए कि लगभग 9-10 साल बाद कोई भी प्रधान संस्था प्रमुख का पद क्लियर होता है। बहुत सारे जो वरिष्ठ शिक्षक रहे वो रिटायर हो गए या रिटायर होने के कगार पे हैं। तो बिना संस्था प्रमुख के, माने एक प्रकार से टेम्पोररी कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना के पढ़ाना, तो संस्था किस तरीके से मजबूत बनेगी। तो इस पे हम लोगों का फोकस है, इस पे कम से कम नियमित हर साल संस्था प्रमुख की वैकेंसी निकले। और इसको एकल पद माना गया है पूरे प्रदेश में। अच्छा। पूरे प्रदेश के हिसाब से अगर वैकेंसी निकले तो इसमें आरक्षण व्यवस्था भी लागू होगी। और हम लोगों के यह मानना है कि अशासकीय डिग्री कॉलेज और डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की भर्ती जो होती है वो लिखित परीक्षा के आधार पर,
यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें सिर्फ अनुभव और कुछ भारांक पीएचडी का होता है, बीएड का होता है, एकेडमिक का भारांक होता है, इसके आधार पर ही चयन हाँ चयन होता है एकेडमिक तो इसमें जो प्रतिभाएं हैं, जैसे लोक सेवा आयोग में 4 साल एक्सपीरियंस हो आपका, उसके बाद आप रिटन एग्जाम दीजिए, हाँ। प्रिंसिपल बन जाइए, तो ठीक है। आप मेरिट के टीचिंग आधार पे। एक्सपीरियंस यहाँ आप 5 साल ले लो, उसके बाद आप रिटन एग्जाम कराइए। हाँ एकेडमिक ना हो बल्कि कंपटीशन से हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा मानना है कि अगर आप 25 साल में आईएएस बना देते हो, ठीक है, एक जिले की कुछ खास जिम्मेदारी दे देते हो, तो एक अध्यापक 4 साल में तो संस्था एक चला ही सकता है। अच्छा सर एक बात बताइए, आप स्कूलों में जा रहे हैं, संस्कृत बोर्ड वाले भी आपको वोट करते हैं, मदरसे भी वोट करते हैं, इन लोगों की कुछ अलग समस्या है कि सबकी एक ही डरने वाली है? समस्याएं छोटी मतलब थोड़ा मोड़ा है, लेकिन लगभग वैसे ही समस्या है, बहुत अंतर नहीं है। अच्छा अब जो अगर जो है समाजवादी पार्टी से आप जीतते हैं, डॉक्टर एसपी सिंह पटेल एमएलसी बनते हैं, तो सबसे पहले आप सदन में कौन सा मुद्दा उठाएंगे? सबसे पहले जो हमारे हाथ में है वह वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय है और पुरानी पेंशन व्यवस्था है। मैं तो सदन में जाने के बाद जो मैंने सोचा है कि सबसे पहले जो माननीय हो जाते हैं विधान परिषद सदस्य, विधायक हो जाते हैं, तो उनकी उसी दिन से पेंशन फिक्स हो जाती है। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमारे शिक्षकों का, चूँकि मैं भी एनपीएस में हूँ, आज मुझको पेंशन नहीं है, पेंशन व्यवस्था नहीं है, तो मैं वहाँ पर पहुँच के जिनका प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ उन्हीं के समान रहना चाहता हूँ। अर्थात हमको भी पुरानी पेंशन मतलब वहाँ की विधायकी वाली पेंशन नहीं चाहिए। अब ये तो संवैधानिक है, तो हाँ, नहीं, वो तो मिलेगा ही, आप भले मैं एफिडेविट दूंगा और मुझे नहीं चाहिए, और इसके बारे में जो आप व्यक्तिगत पेंशन त्याग करने से कोई होने वाला नहीं है। ये आप समाजवादी पार्टी को घोषणा करना होगा, समाजवादी हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो घोषणा की 27 में जो है चुनाव होने वाले विधानसभा के 22 के घोषणा पत्र में था कि मैं पुरानी पेंशन लागू करूंगा, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में था। तब इसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, तब तो जो है अभी मुद्दा है आपके पास। नहीं, लड़ाई लड़नी है, अभी इनसे ही भी हम लोग चाहते हैं कि अच्छा 4 साल 5 साल क्यों इंतजार करें, यही सरकार। अभी वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे? लड़ाई आपकी किससे, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी या सुरेश त्रिपाठी विधायक जी से? मैं न किसी का नाम लेना चाहता हूँ, न मैं किसी को प्रतिद्वंदी समझता हूँ। जो अपनी ताकत है मैं उस पर लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझको भारतीय जनता पार्टी से दुख भी है और चिंता भी है। चिंता किस बात? चिंता इस बात की है कि अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से जहाँ पर भी इनकी वोट नहीं है वहाँ पर लोगों को जबरदस्ती फोन किया जा रहा है। IT सेल वाले कर रहे होंगे, बुलाया जा रहा है, शिक्षा अधिकारियों के फोन आ रहे हैं और अन्य विभागों के फोन आ रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से समझाया जा रहा है। अब वो शिक्षा अधिकारी किसके दबाव में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो सरकार प्रभावित कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों से जबरदस्ती वोट लेना, समर्थन मांगना, यह गलत है। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं जी कि शिक्षकों की लड़ाई केवल शिक्षक ही लड़ सकते हैं। सही है। क्यों? जो पढ़ा चुके हैं, जो शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया, उनके बारे में जानते हो, क्यों नहीं लड़ सकते? नहीं, वो भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब जो शिक्षकों के बीच में है वो अपडेट भी है और एक इच्छा शक्ति होती है। जैसे ये होता है कि आने वाले समय में अगर हमको मालूम हो जाए कि हम 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे या समाज में नहीं जाना है, ठीक है, एकांत में हमको जीवन जीना है, तो हो सकता है इच्छा हो कि नहीं अब छोड़ो, जाने दो, ठीक है, जीत जाएंगे तो आराम करेंगे और कुछ नहीं। एक जब तक आगे बढ़ने की लालसा नहीं होती है, नहीं हमको आगे और गेन करना है, लोगों को और प्यार पाना है, आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से जो है मेहनत करते हैं। अच्छा पटेल जी, देखा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है, क्या वजह होता है कि टीचर खुद वोट नहीं देने आते? अच्छा चलिए, एडेड टीचर वोटिंग परसेंटेज 80% के आसपास होगा। 80% पक्का?
ये क्रिश्चियन कॉलेज वाले और सरकारी कॉलेज वाले जो सेंट्रल से हैं, सीबीएसई बोर्ड, इंजीनियरिंग, नहीं, सभी वोट करते हैं ठीक ठाक। आप स्नातक एमएलसी में इसके आधा वोटिंग होता है, इसमें होता है। अच्छा, हो जाता है। 40%। क्या व्यवस्था किया है आप लोगों ने कि वोटरों को ले जाएंगे बूथ तक? वोटर सबसे पहले तो हम लोग यह कोशिश करेंगे कि जागरूकता जब तक वोटर में हो जाती है तो खुद अपने साधनों से जाते हैं। जहां अगर साधन नहीं उपलब्ध होगा तो कोशिश रहेगी हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसा कि अभी आप एक चर्चा हो रही थी प्रशासन दबाव डाल रहा है, हम तो समझते हैं शिक्षक तो बुद्धिजीवी ही होता है, वो दबाव में आना नहीं चाहिए। नहीं, दबाव में नहीं आएगा। शिक्षकों पर भरोसा है पूरा, और बहुत सारे शिक्षक आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम लोग दबाव में नहीं आने वाले हैं। लेकिन मुझे मानसिकता से दुख है, ये किस मानसिकता से और किस मुद्दे के साथ अध्यापकों के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से बरगला रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। अच्छा सर, अब चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, आप टीचरों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और समाजवादी पार्टी के बैनर तले मैं जो बोलूँगा वह समाजवादी पार्टी का कथन होगा, घोषणा होगा, और समाजवादी पार्टी ही सक्षम है। वह चाहे वित्तहीन शिक्षकों का मानदेय दिलाने की बात हो, या पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात हो, और नई मान्यता शर्तों को सरकार घेरने की बात हो, समाजवादी पार्टी के बैनर से ही यह संभव होगा। और सरकार इससे डरती है, और निश्चित रूप से जहाँ तक संगठन की बात है तो संगठन वाले भी कहीं न कहीं से सरकार से या सत्ता से मनवाते हैं, तो हम लोग उनसे ज़्यादा मजबूती से मनवा सकते हैं, और सत्ता माने पे हम लोग तो करवा ही सकते हैं जी। तो और कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है थोड़ा सा। हाँ तो डबल में रहिए, एक मिनट डबल में रहिए, हमें बताइए, डबल कर लीजिए। हाँ हाँ, उसी में जोड़ दीजिए सर। हाँ, तो मैं आगे ही अपील करना चाहूँगा कि किसी के न बहकावे में आए, न दबाव में आए, न भय खाएं, निर्भीक होकर और निश्चिंत होकर जिस विचारधारा सोच के साथ हैं उसका प्रचार प्रसार करें, और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए 30 जनवरी को होने वाले मतदान में खुद मतदान करें और लोगों को प्रेरित करें। यानी कि अपने लिए नहीं वोट मांग रहे हैं? नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं उस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मांग रहा हूँ, और हमारा शिक्षक साथी जानता है किसको देना है। हाँ, किसको देना। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन मंडल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर SPS पटेल जी थे। डॉक्टर SPS पटेल जी ने सभी से आह्वान किया कि आप निर्भीक होकर के वोटिंग दीजिए, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, डॉक्टर SPS पटेल जीतेंगे तो वे शिक्षकों की सारी समस्याओं, चाहे वो वित्तहीन शिक्षकों के मानदेय की बात हो, सेवा नियमावली की बात हो, तदर्थ टीचरों की बात हो, प्रिंसिपल का जो है वो चुनाव मेरिट लेवल पर हो, एक एग्ज़ाम से हो, इन सारे मुद्दों को सदन में उठाएंगे और मनवाने की कोशिश करेंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रत्याशियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।